हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप रिस्पांस एनालिसिस ऑफ द अंडर डैम्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अगर आपको इन टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नाउ लेट अस डिस्कस द स्टेप रिस्पांस एनालिसिस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्ड सिस्टम। यहाँ पे हम अंडर डैम सिस्टम की ही एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो प्रैक्टिकली जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो अंडर डैम्ड होते हैं, इसीलिए हम उसकी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ओके, सो प्रैक्टिकली आवर सिस्टम इज़ अंडर डैम्ड एंड इन केस ऑफ अंडर डैम्ड द वैल्यू ऑफ जीटा इट लाई बिटवीन 0 and 1. Okay, so now we know that in the second order system standard transfer function is given by C of s by r of s, it is equal to omega n square divided by s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हम जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, स्टेप इनपुट है। सो दैट इज़ आर ऑफ एस, इट विल बी इक्वल टू 1/s. सो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग सी ऑफ एस, इट विल बी इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 zeta omega n s plus omega n square. So now we will solve this using the partial fraction. So we can write like this, a by s plus, so यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, so उसके लिए हमें लिखना होगा बी एस प्लस सी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 zeta omega n s plus omega n square. So now you can solve this partial fraction and find the value of a, b and c. ओके, सो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद यू हैव टू अप्लाई द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म in order to find out the step response which is c of t. So after the simplification you will get 1 minus e to the power minus of zeta omega n t divided by square root of 1 minus zeta square into sine of omega dt plus phi. So phi is tan inverse of, so phi is tan inverse of square root of 1 minus zeta square by zeta. Okay, so this is the step response expression for the second order under damped system. Okay, so now this one is indicating the steady state value. Okay, and the other term which is consisting of exponential term is representing the transient portion. Okay, so ये जो वन है ना, ये क्या है, स्टडी स्टेट वैल्यू है, ठीक है। सो दिस वन इज स्टडी स्टेट वैल्यू एंड दिस एक्सपोनेंशियल टर्म, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजिएंट पार्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इस स्टेप रिस्पॉन्स की वैल्यू फाइंड आउट करें एट t इज इक्वल टू 0, इट मीन्स इफ़ वी फाइंड आउट c of 0, so if we substitute t is equal to 0 then we are getting 0. ओके, सो इट मीन्स t इज इक्वल टू 0 पे हमारा जो रिस्पॉन्स है दैट इज आउटपुट, इट इज़ 0. एंड इफ़ वी कैलकुलेट द रिस्पॉन्स वैल्यू एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सो इफ़ वी सब्सटीट्यूट इन्फिनिटी देन e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इट विल बिकम 0. सो जो हमें फाइनल वैल्यू है वो कितनी मिली, 1. सो इट मीन्स हमारा जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, 0 से स्टार्ट होगा एंड उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो 1 पे ख़त्म हो जाएगी। एंड आवर सिस्टम इज सेकेंड ऑर्डर, सो सेकेंड ऑर्डर में ऑसिलेशंस भी होंगे एंड वी हैव अप्लाइड द डैम्पिंग. सो इट मीन्स दोज ऑसिलेशंस इट विल डाई आउट एंड इट विल reach to a final value of 1. So the step response waveform for the second order under damped system it will look like this. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेव रिस्पॉन्स है, स्टेप रिस्पॉन्स, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड दिस इज एंडिंग एट 1. ओके, सो 1 जो है वो फाइनल वैल्यू है. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं जो ऑसिलेशंस है वो क्या है, डाई आउट हो रहे हैं. इट मीन्स उसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है एंड इट इज रीचिंग टू द फाइनल वैल्यू एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डैम्पिंग विच वी हैव अप्लाइड टू द सिस्टम.
सो नाउ लेट अस डिस्कस द रिस्पॉन्स पैरामीटर इन दिस वेव फॉर्म. सो सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिले टाइम. ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर में जो डिले टाइम की जो डेफिनेशन है वो सेम है इन द सेकेंड ऑर्डर ऑल्सो. सो व्हाट इज डिले टाइम? इट इज़ अ टाइम टेकन बाय द स्टेप रिस्पॉन्स टू रीच 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू कितनी है 1. तो उसकी 50%, इट मीन्स हाफ ऑफ द वैल्यू रीच करने में कितना टाइम लग रहा है स्टेप रिस्पॉन्स को, दैट इज़ गिवन बाय डिले टाइम. ओके, सो यहाँ इस वैल्यू तक पहुँचने में कितना टाइम लगा स्टेप रिस्पॉन्स को, दैट इज़ गिवन बाय डिले टाइम. नेक्स्ट वी हैव सीन राइज टाइम. ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर केस में, फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो राइज टाइम की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि स्टेप रिस्पॉन्स को 10% से लेकर 90% तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ गिवन बाय राइज टाइम. बट सेकेंड ऑर्डर में राइज टाइम की जो डेफिनेशन है दैट इज़ द टाइम टेकन बाय द स्टेप रिस्पॉन्स टू रीच 100% ऑफ द फाइनल वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम. इट मीन्स 100% वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है स्टेप रिस्पॉन्स को फॉर द फर्स्ट टाइम. बिकॉज अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी क्या है, स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो फाइनल वैल्यू पे रीच कर रहा है. बट राइज टाइम जो है वो क्या है, फर्स्ट टाइम 100% ऑफ द फाइनल वैल्यू को रीच करने में से कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज राइज टाइम. ओके, देन वी हैव पीक टाइम. सो नाम से ही पता चल रहा है कि पीक में पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ गिवन बाय पीक टाइम. एंड देन वी हैव सेटलिंग टाइम. सो सेटलिंग टाइम इट इज़ डिफाइंड एज the time taken by the step response to reach within the specified tolerance band. So यहाँ पे क्या है, जनरली हम 2 to 5% ऑफ टॉलरेंस बैंड कंसिडर करते हैं. सो अगर हम 2% टॉलरेंस बैंड कंसिडर करते हैं, इट मीन्स 98% ऑफ द फाइनल वैल्यू को रीच करने में कितना टाइम लग रहा है. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव एम पी. सो एम पी इज रिप्रेजेंटिंग द पीक ओवरशूट. So this MP, it is a difference between the peak value and the final value of the response. Okay, so this is first peak. So first peak को हम बोलते हैं first overshoot. Okay, so this is known as first overshoot. So first overshoot के केस में जो n है that is 1. Okay, now this is this, let me choose another color. Okay, so this is फर्स्ट अंडरशूट. ओके, सो ये क्या है, फर्स्ट अंडरशूट. सो फर्स्ट अंडरशूट के लिए जो एन है दैट इज़ गिवन बाय 2. सिमिलरली दिस इज एन इज इक्वल टू 3 एंड दिस वैल्यू इज एन इज इक्वल टू 4. सो एन इज इक्वल टू 3 को क्या बोलेंगे, दिस इज सेकेंड ओवरशूट. ओके, सो पीक वैल्यूज जो हैं उनको हम क्या है, ओवरशूट कहते हैं. एंड दिस नेगेटिव वैल्यू, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द अंडरशूट. ओके, सो दिस इज एन इज इक्वल टू 3 इज सेकेंड overshoot. Okay, so on you can write for n is equal to 4. So n is equal to 4 is representing second undershoot. Okay, so now this is a periodic waveform. So इसका जो time period है that is given by, so time period is given by 2 pi by omega. Okay, सो यहाँ पे जो हम ओमेगा कंसिडर करेंगे दैट इज़ ओमेगा ऑफ डी. बिकॉज यहाँ पे क्या है, सिस्टम में हमने डैम्पिंग अप्लाई कर रखी है. सो जिसकी वजह से जो ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज़ गिवन बाय ओमेगा ऑफ डी. सो दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दैट इज़ 2 पाई बाय ओमेगा डी. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्स पैरामीटर फॉर द अंडरडैम्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. तो डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली. नाउ वी विल डिस्कस द फॉर्मूला फॉर द सेकेंड ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं ऑलरेडी आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. लेट मी राइट हेयर, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर. सो जो डिले टाइम है फर्स्ट ऑर्डर के लिए दैट इज़ गिवन बाय 0.7 इंटू टी. राइज टाइम इट इज़ इक्वल टू 2.2 इंटू टी. एंड सेटलिंग टाइम बाय डिफ़ॉल्ट जनरली हम 2% टॉलरेंस बैंड कंसिडर करते हैं, तो उसके लिए जो सेटलिंग टाइम है दैट इज़ गिवन बाय 40. एंड अगर 5% टॉलरेंस बैंड है देन यू हैव टू take 3t value. So this is for 2% of the tolerance band. So these are the formula for the first order. Now we are discussing for the second order. So first we will see delay time. So it is a time taken by the step response of the underdamped system to reach 50% of the final value starting from the zero. Okay, so it means final value, I mean 50% of the final value को रीच करने में कितना टाइम लग रहा है स्टेप रिस्पॉन्स को, दैट इज़ गिवन बाय डिले टाइम. ओके, एंड द फॉर्मूला इज गिवन बाय, सो डिले टाइम इज इक्वल टू 1 प्लस 0.7 zeta divided by omega n. Okay, so this is the formula of delay time in the second order system. 1 plus 0.7 zeta divided by omega n, and this is in seconds.
Next parameter is rise time. So it is a time taken by the step response of the underdamped system to reach 100% of the final value starting from the 0% for the first time. Okay, so first time 100% value को reach करने में कितना time लग रहा है, that is given by rise time. And rise time का जो formula है that is given by pi minus theta. So rise time is equal to pi minus theta divided by omega d. So this theta it is in radians. Okay, and theta की जो value है that is given by tan inverse of square root of 1 minus zeta square by zeta. Okay, so this is the value of theta and this is in radians, and omega d is damped frequency of oscillation which is given by omega n square root of 1 minus zeta square. Okay, so this is a formula for the rise time, that is pi minus theta divided by omega d. Next parameter is peak time. So this peak time it is represented by T of P. So it is a time taken by the step response to reach peak value or the maximum value. Okay, and peak time का जो formula है that is given by, so that is equal to n pi by omega d. ओके, सो n मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. ओके, सो जो n है अगर उसकी वैल्यू ऑड है देन दिस मीन्स दैट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमा, बिकॉज n इज इक्वल टू 1 मीन्स वो फर्स्ट ओवरशूट को रिप्रेजेंट करता है. ओवरशूट या मैक्सिमा सेम थिंग. ओके, सो अगर n की वैल्यू ऑड है देन इट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमा और overshoot. Okay, and if n value is even, that is n is equal to 2 and 4 or so on, then this is representing minima, and minima it is known as undershoot. Okay, so let me write n is equal to 1, that is n is a odd value, so this is known as first overshoot, and n is equal to 2, this is known as first undershoot. Okay, so this is the formula for the peak time, that is n pi by omega d. So this is time, so unit is seconds. Next parameter is settling time, that is T of S. So it is a time taken by the step response to reach and stay within the specified tolerance band, usually 2%. Okay, so 2% tolerance band को reach and stay करने में कितना time लग रहा है, that is given by settling time. Okay, so generally क्या हम 2% tolerance band consider करते हैं, but ये 2 to 5 vary हो सकता है. ठीक है, तो अगर 2% tolerance band है then settling time it is given by 4t. So settling time is equal to 4 into t. And what is time constant? So time constant is 1 by alpha. Alpha is the damping factor, that is 1 by zeta into omega n. So this will be equal to 4 by zeta into omega n second. Okay, so 2% tolerance band के लिए formula क्या है, 4 by zeta into omega n. But if it is 5% of tolerance band, then settling time it is equal to 3t, which is equal to 3 by zeta into omega n, and this is in seconds. And last parameter is peak overshoot or maximum peak. So this peak overshoot, it is the difference between the peak value of the response and the final value of the response. Okay, so the formula for the MP it is given by, so MP is equal to A dot P e to the power minus of n pi zeta divided by square root of 1 minus zeta square. Okay, so this is the formula for the peak overshoot, that is MP. So यहाँ पे जो A है वो क्या है, input amplitude को represent करता है. Okay, so A is input amplitude and B is closed loop DC gain. So closed loop DC gain, it means जो closed loop transfer function है DC gain फाइंड आउट करने के लिए उसमें आपको S इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करना है, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज क्लोज लूप DC gain. ओके, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A डॉट B e to the power minus of n pi cot theta. Okay, so I have told you that cos theta it is equal to zeta. Okay, so हमने क्या है ट्राइंगल से देखा था, so this was the triangle we have seen,
so this was theta, this is alpha, this is omega d, and this is omega n. Okay, so यहाँ से हमने find out किया था that cos theta it is equal to zeta, and if we find the expression for sin theta, then it will be equal to square root of 1 minus zeta square. So cot theta it is equal to cos theta by sin theta. So from here we are getting zeta divided by स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. सो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है दैट जीटा बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर, दिस थिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉट ऑफ थीटा. ओके, सो this is the formula for the MP, that is a dot b into e to the power minus of n pi by square root of 1 minus zeta square. Okay, and if you have to calculate percentage of MP, that is if you have to find out this value in the percentage, then you have to simply multiply by 100. So अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया, लाइक ओवरशूट कौन सा है, अंडरशूट कौन सा है, कुछ भी मेंशन नहीं किया, देन बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव टू टेक n वैल्यू एज 1. ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट n वैल्यू इज़ 1. नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डोमिनेंट रूट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सिग्निफिकेंट रूट कॉन्सेप्ट. ओके, so now let us see what is dominant root. So among the finite zero and the pole of a system, the pole close to the origin is called the dominant poles. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फाइनाइट ज़ीरो और पोल क्या है. ओके, सो a zero or a pole is said to be finite if it is located neither at origin nor at infinity. Okay, so इट मीन्स अगर हमारे पोल्स एंड ज़ीरो ना तो ओरिजिन पे है ना तो इन्फिनिटी पे, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो फाइनाइट ज़ीरो एंड पोल है. ओके, सो दे शुड not lie at 0. Okay, not lie at s is equal to 0, which is called origin, nor at infinity. Okay, so अगर इस तरीके का पोल है, देन इट विल बी कॉल्ड एज फाइनाइट ज़ीरो एंड पोल. सो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा पोल ओरिजिन के पास है तो हम उसको बोलते हैं डोमिनेंट पोल. ओके, एंड if the distance of the location of the other pole with respect to the location of the dominant pole is greater than or equal to 5 times, then they are called ordinary or insignificant pole. It means सबसे पहले क्या है कि अगर हम एक एस प्लेन ड्रॉ करते हैं. ओके, सो दिस इज एस प्लेन. So suppose we are having a pole at minus of 0.5 and this is origin. Okay, and suppose we are having one more pole at minus of 2, and suppose one more pole is there at minus of 4. ओके, सो दीज थ्री पोल्स आर गिवन. सो इसमें से हमें फाइंड आउट करने की कौन सा पोल जो है वो डोमिनेंट पोल है एंड कौन सा ऑर्डिनरी या इनसिग्निफिकेंट पोल है. ओके, सो ओरिजिन के पास जो पोल लाई करेगा, सो ओरिजिन के सबसे पास कौन सा पोल है, ये वाला. सो इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट पोल. ओके, so this is known as dominant pole because it is lying close to the origin. Okay, and with respect to this dominant pole, अगर other poles जो हैं वो अगर greater than or equal to 5 times की distance पे है, मीन्स अगर 5 टाइम या उससे ज़्यादा दूर पे वो पोल लाई कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी और इनसिग्निफिकेंट पोल. एंड इफ़ द डिस्टेंस इज लेस देन 5 टाइम्स देन दे आर कॉल्ड एज डोमिनेंट पोल. ओके, सो अगर 5 टाइम्स से कम डिस्टेंस है तो वो भी डोमिनेंट पोल ही कहलाएगा. बट अगर 5 टाइम्स से ज़्यादा डिस्टेंस है देन इट विल बी कॉल्ड एज ऑर्डिनरी और इनसिग्निफिकेंट पोल. सो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला जो डोमिनेंट पोल जो ओरिजिन के पास है वो क्या है, -0.5 लोकेशन पे लोकेटेड है. नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस डोमिनेंट पोल, इफ़ यू सी दिस पोल, देन this pole it is lying at 4 times. Okay, so this is less than 5 times, so it means this is also a dominant pole because with respect to this pole इसकी जो distance है वो 5 times से कम है. So it means this is also example of dominant pole. But with respect to the first pole which is dominant, if we see this pole, then the distance of this pole with respect to the first pole it is 8 times, which is greater than 5 times. Okay, so this means it is called as ordinary or insignificant pole. So they are ordinary and or insignificant pole. So as we know that
टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 पोल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑर्डिनरी और इनसिग्निफिकेंट पोल है उसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो बहुत ज़्यादा है। ओके, सो इट मीन्स पोल डिस्टेंस इज मोर, सो इट मीन्स टाइम कांस्टेंट वैल्यू इट विल बी लेस। सो अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है इट मीन्स जो ट्रांजिएंट है वो बहुत जल्दी डिके हो जाएंगे एंड इट विल क्विकली रीच टू द स्टडी स्टेट। सो इट मीन्स जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड हुआ बिकॉज ऑफ द ट्रांजिएंट, so it will decay very quickly. So this implies that, so this is a disadvantage of the ordinary और insignificant pole। इसीलिए analysis करते वक्त हम ordinary और insignificant pole को हम neglect करते हैं because they contribute very less in the response। okay, so as the time constant is very small it will settle quickly। okay, settle quickly means the transient will die out more quickly and the response produced is very small। okay, so response produced is very small, we can neglect this response which is produced by the ordinary or insignificant pole। so now let us discuss the time domain रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ द हायर ऑर्डर सिस्टम। ओके, सो हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की जो एनालिसिस थी वो बहुत ईजी थी बिकॉज उसके अंदर सिर्फ एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट प्रेजेंट होता है एंड एक सिंगल एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट कोई भी ऑसिलेशन क्रिएट नहीं करता, तो इसीलिए उसकी एनालिसिस बहुत ज़्यादा ईजी थी। देन वी हैव सीन दी एनालिसिस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में क्या है, दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट प्रेजेंट थे, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स। ओके, सो जिसकी वजह से हमारी जो एनालिसिस है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। सो जैसे जैसे हमारा सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज होगा सिस्टम में एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स इंक्रीज होंगे, सो जो ऑसिलेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो उसकी जो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम हायर ऑर्डर सिस्टम को अप्रॉक्सीमेट करें लोअर ऑर्डर सिस्टम में। सो जनरली जो है, जैसे सपोज अगर थर्ड ऑर्डर सिस्टम है तो उसकी एनालिसिस को हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं टू दैट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बिकॉज जो रिस्पॉन्स दोनों में जो प्रोड्यूस होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इसलिए हम क्या है अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। सो वही हम यहाँ इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, दैट इज टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ द हायर ऑर्डर सिस्टम। सो थर्ड ऑर्डर सिस्टम, सो जो थर्ड ऑर्डर सिस्टम होता है इट इज़ अ कैस्केड ऑफ first order and second order। okay, so it is a cascade of first order and second order, and in this second order is dominant and first order is insignificant or ordinary। okay, so फर्स्ट ऑर्डर क्या है, ऑर्डिनरी है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स थर्ड ऑर्डर सिस्टम की जो एनालिसिस है वो एक्जैक्टली सिमिलर होगी टू दैट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, और सेकेंड ऑर्डर की एनालिसिस हमने डिस्कस की है। ओके, सो अगर आपको एक थर्ड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है एंड उसको सॉल्व करके अगर आप उसकी पोल्स की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं तो आपको एक सिंपल पोल मिलेगा दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट ऑर्डर एंड यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल जो कि सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो लेट मी कंसिडर थर्ड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, सो लेट अस कंसिडर अ थर्ड ऑर्डर characteristic equation। okay, so suppose it is s cube plus ps square, okay, plus qs plus k is equal to 0। सपोज ये थर्ड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें गिवन है, सो इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। सो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सपोज इट इज़ s प्लस p1 एंड second order is s square plus q1s plus k1। okay, so this is equal to 0, so this is representing first order and this is representing second order। so अगर हम इन पोल्स को प्लॉट करें then we are getting, so if we plot these poles on the s plane then s plus p1 is equal to 0, it means we are having a pole at minus of p1 and अगर आप इस quadratic equation को solve करेंगे then you will be getting a complex conjugate poles। okay, so as these poles complex conjugate poles they are lying close to origin, so ये क्या है dominant poles होते हैं and this simple pole इसकी जो distance है with respect to dominant pole it will be
more than 5 times, so this is insignificant pole or ordinary pole, so we can neglect this. Okay, so this is ordinary pole, so we can neglect this. So now let us discuss few points. So first point is the time response analysis of the higher order system is obtained by approximating to the second order system with respect to the dominant pole. Next point is poles lying far away in the left half of the S plane have the insignificant effect on the transient state analysis. Okay, so यहाँ पे क्या है कि जो poles हैं बहुत दूर, it means greater than 5 times with respect to the dominant pole in the left half, then जो pole की जो distance है वो क्या है ज़्यादा होगी, तो जो time constant है वो कम है, तो जो transient है response है वो बहुत जल्दी decay हो जाएगा. So that is it means it will have the significant effect on the transient state analysis. So such poles, they are called as insignificant poles, and we can neglect those insignificant poles. And last point is whenever approximating a higher order transfer function to a lower order transfer function, convert in the time constant form and then eliminate the insignificant pole. Okay, so this is the very important point that जब भी हम किसी भी हायर ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करके उसे लोअर ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन जब भी हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर ट्रांसफर फंक्शन इट इज़ इन द टाइम कांस्टेंट फॉर्म. टाइम कांस्टेंट फॉर्म मैंने आपको बताया क्या होती है. We have to write each zero and pole in this form, that is it should contain 1 plus ts. Okay, so इस फॉर्म में क्या है हमें रिप्रेजेंट करना होता है, so that is known as a time constant form. So इस फॉर्म में लिखने के बाद we have to that eliminate those insignificant poles. So example की हेल्प से समझते हैं. So this is the example based on the dominant root concept. So question is the transfer function of a control system is T of s is s upon s plus 5 upon s square plus s plus 1. The second order approximation using the dominant pole concept is, so if you observe this transfer function, then you will notice that this is a third order transfer function. Okay, so third order transfer function, it means it is a higher order transfer function. Now we have to approximate. So उससे पहले क्या है कि सबसे पहले क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें जो पोल्स हैं हम उसको प्लॉट करेंगे ऑन द एस प्लेन. ओके, so first is s plus 5. It means we are having a pole at minus of 5, and then we have to simplify this quadratic equation also, which is s square plus s plus 1 is equal to 0. तो अगर हम इस quadratic equation को solve करके poles की location find out करें, then this s will be equal to minus of b plus minus square root of b square minus 4ac by 2 into a. So b value is 1, so that is minus of 1 plus minus square root of b square is 1 minus 4. A value is 1, c value is also 1 by 2. So this will be equal to minus of 1 plus minus, this will be equal to minus of 3 by 2. So this will be equal to minus 1 plus minus 3j by 2. It means we are getting complex conjugate poles, and those poles are real part जो है उस पोल का क्या है -1/2 है. So -1/2 will be somewhere here. So we are having a complex conjugate pole. This value is minus of 1/2 and this value is j 3 √3/2. Okay, so this is √3. Okay, so this is j √3/2 and this value is minus of j √3/2. Okay, so this is 2. So now if you observe these poles, you will notice that this complex conjugate pole, it is lying close to origin. Okay, so origin के पास क्या है, ये complex conjugate pole है. So this means this is called as dominant poles. Okay, and this pole which is lying at minus of 5, so इसकी जो distance है with respect to this dominant pole, this is 10 times. Okay, so ये वाला जो pole है which is located at minus of 5, this is 10 times distance with respect to the dominant pole. It means this pole, it is called as ordinary or insignificant pole. So it means we have to neglect a pole which is lying at minus of 5. Okay, so
जब भी हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो इफ़ यू नोटिस दैट दिस टाइम ट्रांसफर फंक्शन इट इज़ नॉट इन द टाइम कांस्टेंट फॉर्म बिकॉज ये 1+ts फॉर्म में नहीं है. ओके, सो अप्रॉक्सीमेट करने के लिए हमें अपने ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ लेट अस राइट द ट्रांसफर फंक्शन इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म. So transfer function in time constant form. So given transfer function is 10 upon s plus 5 by s square plus s plus 1. Okay, so now let us represent this in the time constant form. So this will be as it is because this is gain. So यहाँ पे क्या है, we have to take 5 common, then this is 1 plus s by 5 and this is already in the time constant form, that is 1 plus s square. So now this is in the time constant form, so this will get cancel out, this will be equal to 2. So now अब क्या है कि ये क्या है, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है, दैट इज़ 1 प्लस टीएक्स फॉर्म में है. तो अब हम इस ऑर्डिनरी और इनसिग्निफिकेंट पोल को नेगलेक्ट करेंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑर्डिनरी और इनसिग्निफिकेंट पोल, सो वी विल नेगलेक्ट दिस. ओके, तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखने के बाद आपको उसे नेगलेक्ट करना है. सो दिस ट्रांसफर फंक्शन इट विल बी इक्वल टू 2 बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1. ओके, सो दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेटेड ट्रांसफर फंक्शन फॉर द गिवन ट्रांसफर फंक्शन. सो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या है इसको नेगलेक्ट कर देते देन यू मस्ट बी गेटिंग दी अप्रॉक्सीमेटेड ट्रांसफर फंक्शन एस 10 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 विच इज़ अ रॉन्ग आंसर. ओके, सो सबसे पहले आपको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है एंड देन यू हैव टू अप्रॉक्सीमेट. सो अप्रॉक्सीमेट करने के लिए जो भी ऑर्डिनरी और इनसिग्निफिकेंट पोल है जिसकी डिस्टेंस 5 टाइम्स से ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू डोमिनेंट पोल, उसको आपको नेगलेक्ट करना है. सो उसके अलावा जो भी बच गया दैट विल बी कॉल्ड एज अप्रॉक्सीमेटेड ट्रांसफर फंक्शन. ओके, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.